बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून की हालिया बारिशों और सैलाब के नतीजे में अब तक कुल 178 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 500 के करीब जख्मी हुए हैं। एनडीएमए की जानिब से जो अदादोशुमार सामने आए हैं खूनी मानसून बारिशें जो पिछले 24 घंटे के स्पेल में 54 अमवात हुई हैं और पंजाब भर में सूबाई हुकूमत ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। हम चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक साहब से खसूसी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर। मुल्की सियासत की अगर हम बात करें तो सेनेट इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में जो 11 नशिस्तों पर 21 जुलाई को होने हैं, उस सिलसिले में सूबाई इस्लामी का इजलास 20 जुलाई को तलब कर लिया गया है। मीडिया इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वहां की अपोजिशन जमातों के मामला तय पा गए हैं, यानी 6 जो सेनेट्स की नशिस्तें हैं वो पीटीआई के हिस्से में आएंगी, उनके ज़ाहिर बात है सूबाई असम्बली में जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, और 5 नशिस्तें अपोजिशन जमातों के पास आएंगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच की मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद उनकी तादाद में इजाफा हुआ और जो नए अब उनको अरकान मखसूस नशिस्तों पर आए हैं उनकी हल्फ बर्दारी होगी। तो एक खुशैन बात इस हवाले से है कि वो जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही थी वो मामला आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए परेशानी की खबर यह है कि उन्होंने जो टिकट्स दिए हैं उस पे उनकी पार्टी के अंदर से ही इख्तलाफी आवाज आ रही है। जो पीटीआई के सूबाई सिटी सदर हैं पेशावर के, उन्होंने कहा है कि जो टिकट्स मिले हैं वो नजरियाती वर्कर्स को नहीं मिले और वो सूबाई असेंबली का घेराव करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक ये टिकट्स एटीएम्स को मिले हैं। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को अपनी एहतजाजी कॉल अरूज पे ले जाने की बात की गई, जो कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने की और अलीमा खान से हमने सुना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब लास्ट संडे हम शो कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अब ये 90 दिन में फैसला होगा आर या पार। उस पर उन्हें अपनी पार्टी के अंदर से भी तनकीद है, लिहाजा ये मामला इबाम का शिकार है कि एहतजाज किस नौयत का होगा और हुकूमत इसको किस तरह टैकल करने जा रही है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात कर रहे होंगे। हमें ज्वाइन किया है वजीर मुमलिकत बराए कासाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, मुस्तफी नवाज के मरकजी में आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज अकील मलिक साहब आपसे करूंगा। सर बताइएगा कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आज 18 जुलाई है, वैसे जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि मानसून की बारिशें हैं और वेदर भी बड़ा इनक्लीमेंट है। हमें बताया गया है कि इस तरह के 4 से 5 स्पेल्स और आएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक का आगाज कर चुकी है और लास्ट फ्राइडे इन्होंने किया था जब लाहौर गए थे। अब 90 दिन का मामला और 5 अगस्त पे अरूज को ले जाने का मामला जो है वो तो मैं डॉक्टर सेनेटर हुमायूं साहब से पूछूंगा। आपसे जानना चाहूंगा इस एहतजाज को जिसमें बताया गया कि इमरान खान साहब के बेटे भी शिरकत करेंगे, किस तरह टैकल करेगी गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा एहतजाज, कौन सा एहतजाज, ये किस किस्म का एहतजाज? ये एहतजाज की बातें तो पिछले पूरे 1 साल से ज़्यादा का दौरानिया हो चुका है और ये सुनी जा रही हैं तमाम तर बातें। मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि इनके अंदर जो तकसीम है या तफरीक है वो वाज़े तौर पे खुल के सामने आ चुकी है और ये कोई किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब पार्टी के अंदर के जो इख्तलाफात हैं वो खुल के तमाम तर पार्टी के लोगों के सामने, क्या पूरी आवाम के सामने भी आ चुके हैं। बेटों को ज्वाइन करवाने की ख्वाहिश तो हो सकती है, पर वो भी हकीकी तौर पर नज़र नहीं आ रहा कि वाक़तन वो आएँगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इतना अरसा गुजर गया, वालिद से मिलने तो नहीं आए, लेकिन अब क्योंकि मारूसी सियासत को परवान चढ़ाना है और आगे बढ़ाना है तो बिल्कुल इस कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाना चाह रहे हैं ये। मैं ये आपको ज़रूर बताऊं कि वो बरतानवी शहरी हैं, वीज़ा लेके पाकिस्तान आए, वालिद से मिलें, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसे इशू नहीं। हम उनको वेलकम कहेंगे, जी हाँ इनको कहेंगे और खुश आमदीद कहेंगे। असल मकसद ये है कि कोई गैर मुल्की शहरी आके जो ना पाकिस्तान से जिसका कोई ताल्लुक़ हो और ना ही वो पाकिस्तान में पाकिस्तान की शहरियत रखते हों, तो उनको राइट नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 16 जो आईन पाकिस्तान का है वो बड़ा क्लैरिटी के साथ एवरी सिटीज़न है, एवरी पर्सन नहीं है। हर शहरी का हक है कि वो राइट टू पीसफुल असम्बली करे या एहतजाज करे विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ लीगल जो हमारी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन किसी हर फर्द का ये राइट नहीं है, ये सिर्फ शहरियों तक महदूद है। जिस तरह हमें हक नहीं है कि हम बाहर के ममालिक में जाके कोई एहतजाज करें या कोई ऐसा मामला करें। वीज़ा इज़ अ प्रिविलेज नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट। ये क्लैरिटी के साथ हम भी जब बाहर ममालिक के वीज़े लेते हैं तो सर्टन कंडीशंस होती हैं और उस पर वाक़तन
वो कंडीशंस अगर ब्रीच करें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक। ये तो हो गई यहाँ तक बात। दीगर जो साफ चली शफाफ चली, इस पार्टी के साफ और शफाफ चलने पे भी आपने देख लिया कि आपने अपने इब्तदाइये में भी जिक्र किया ATM मशीनों का, तो वहाँ पे जो तमाम तर मामलात किए, ये तो अच्छी बात है कि चले हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, और ये इस हवाले से हमने कम से कम जो है थोड़ी बचत दे दी इस पार्टी को। लेकिन इस मामले के ऊपर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि पार्टी के अंदर जो टिकट ट्रेडिंग हुई है उसके ऊपर भी कम से कम ज़रूर बात होनी चाहिए, और ये भी बहुत ही गलत जो है किस्म की रवायत जो डाली गई है PTI की तरफ से, और पार्टी के वर्कर्स को नज़रअंदाज किया गया। ऐसे लोगों को ये इन्होंने दिया, बरकैफ ये इनकी अपनी पार्टी का मामला है, ये जाने और इनकी पार्टी के लोग जाने, उनकी पार्टी की क़यादत जाने। लेकिन ये अवाम के सामने खुल के इनकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं, जो मैं समझता हूँ कि एहतजाज से इंटरलिंक्ड हैं। इस तमाम तर मामले के बाद तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का एहतजाज, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, दरमियाना हो, किसी किस्म का कोई ऐसा एहतजाज जो है वो हुकूमत के लिए कोई परेशानी का बायस थी। सर मैं जरा सेंटर साहब से पूछे तो डॉक्टर हुमायूं साहब, सर क्या कहेंगे टिकट ट्रेडिंग का जुमला किया बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने। मिर्जा अफरीदी साहब, जाहिर बात है मेरा उनसे कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा तनकीद की जद में इसलिए आ रहे हैं कि उन्होंने 9 मई की खुल के मजम्मत की, और उसके बाद फिर शानाना गुलजार साहिबा हों या बानी चेयरमैन PTI ने भी कहा था कि जिन्होंने मजम्मत की उनको पार्टी में नहीं लिया जाएगा। फिर लाहौर आप लोग गए, आप गालिबन नहीं थे, पार्लियामेंटेरियंस गए, उन्होंने एक लेविश किस्म का डिनर दिया अपने फार्म हाउस पे। बाद में सलमान अकरम राजा साहब ने कहा मुझे तो इल्म ही नहीं था, फार्म हाउस का बताया था, ये नहीं पता था मिर्जा अफरीदी साहब के। बाहर कह अब किस्सा मुख्तसरी कि उनको टिकट मिल गया, और वो चूंकि अब मामला तय हो गए तो वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे तमाम सेनेटर्स। क्या टिकट ट्रेडिंग हुई है जैसे बैरिस्टर अकील साहब कह रहे हो? चूंकि आप भी सेनेट के इलेक्शन जीत कर आए थे, और आप तो एक नजरियाती रुकन भी है और जाहिर बात है एक प्रोफेशनल है, लेकिन ऐसे लोगों को टिकट देना आप समझते हैं PTI के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखें, मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ, इमरान खान ने कहा था 2 किस्म के लोग हैं 9 मई के बाद। एक जी। वो जिन्होंने एहतजाज किया बट दे डिड नॉट ज्वाइन, उन्होंने कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की। उन्होंने कहा उसके बारे में हम सोचेंगे कि इनको वापस लेना है या नहीं लेना, और डिसीजन उनका है। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली थी और उस लिहाज से वहां चले गए थे, उन्होंने उनके बारे में कहा था कि ये लोग वापस नहीं आएंगे। तो ये एक क्लियर डिस्टिंक्शन थी 9 मई के बाद 2 किस्म के लोगों की। उसके बाद ये याद रखें, जो मुझे इतला है ये सारी चीज़ें इमरान खान से डिस्कस हो के, और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले साल जब सेनेट का इलेक्शन जब हो रहा था उस वक्त ये सीटें अनाउंस हो गई थी। उस वक्त से ये जो मिर्जा अफरीदी साहब हैं उनका नाम बीच में आया है। हाँ, इसमें 2-3 लोग अभी, इसमें जो एक चीज़ हुई है जिसमें हम कहते हैं कि टिकट ट्रेडिंग हुई है, तो क्या पंजाब में जब विदाउट किसी इलेक्शन के जब हुए थे तो क्या वो टिकट ट्रेडिंग हुई थी? इसी तरीके से सिंध में, इसी तरीके से बलूचिस्तान में क्या वो टिकट ट्रेडिंग हुई थी? अब मेरा ये तो एक चीज़ है कि मैं इसको अगर कोई सेटलमेंट कहता है, वो सेटलमेंट अपनी जगह है। मेरे लिहाज से, मैं पर्सनल, मेरी राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे सेटलमेंट करने की बजाय यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए था। और क्योंकि मेरे लिहाज से अगर हम इसको करते तो हमारे नंबर्स 92, 93 वर्सेस 53 या 52 हैं, तो उसमें यह था कि हमारे 4 बंदे जनरल में तो निकलते ही निकलते हैं। अगर हम 18 पॉइंट समथिंग है तो 19 पे निकलते ही निकलते हैं। अब उसके बाद जो हमारा आखिरी है, जो 5वां है जनरल सीट पे, उस पे उसको 16 टिकट मिलते हैं, लेकिन जो अपोजिशन है उनके पास 15 वोट्स हैं, तो वहां पे एज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। और अगर हम तरीके से खेलते तो जो सेकंड और थर्ड वो चली जाती है, वो ऑटोमेटिकली हमें फेवर दे सकती थी, तो हम वहां पे 5 निकाल सकते थे। तो उस जगह पे मेरा ये ख्याल था कि हम इसको कर सकते थे। नंबर 2, इसी तरीके से जो वुमेन सीट है उसमें भी अगर हम लोग ये इस तरह कर लेते तो हम टेक्नोक्रेट सीट पे, वुमेन नहीं, टेक्नोक्रेट सीट में और वुमेन में भी हम इसमें निकाल सकते थे, एक सीट निकाल सकते थे। क्योंकि जब 2 आ रही होती है या उसमें है, तो उसमें आप एक सीट को जब टाइट हो रहा होता है तो आप निकाल डॉक्टर साहब, लेकिन वो तो उस सूरत में होते ना आपके 34 आजाद हो गए हैं ना, वो तो उस सूरत में आप ही निकाल लेते कि 34 आजाद हो गए, तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी गनीमत जाना। देखिए एक बात याद रखिए, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। सबसे पहले
हम ये सवाल कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का गलत फैसला था। अब दूसरी बात हो जाती है, जी। जो पहले 3 दिनों की बात होती है कि जिसमें आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या ना हो, अगर वो पार्लियामेंट में हो और उनके पास लिस्ट हो तो आपको ये जो रिजर्व सीट्स है मिल जाती है। लेकिन अगर आप फर्ज करें पार्लियामेंट से बाहर किसी जमात को ज्वाइन कर लेते हैं, वो उसके पास कोई रिजर्व सीट्स की लिस्ट नहीं है, ठीक। आप फिर भी उसकी जमात के मेंबर हो जाते हैं, आपको सिर्फ रिजर्व सीट्स नहीं मिलती हैं, लेकिन यू डू नॉट बिकम इंडिपेंडेंट क्योंकि वो रजिस्टर्ड जमात थी। तो अच्छा। टेक्निकली ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन अभी जो आया ये भी गलत है, ये आजाद नहीं है। इन लोगों ने अगर सुन्नी एहतियात काउंसिल को ज्वाइन किया था और सुन्नी एहतियात काउंसिल एज अ रजिस्टर्ड जमात है, और अगर वो पार्लियामेंट में नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें रिजर्व सीट शायद ना मिले लेकिन हमारे लोग आजाद नहीं डिक्लेयर होंगे। तो यहाँ पे ये मुझे नहीं पता, ये इलेक्शन कमीशन और ये हमारे जो नया एक किस्म का जो बेंच बना हुआ है, ये किस किस्म के ये डिसीजन ले रहे बेस्टर हैं। साहब से पूछ लेते हैं आप। जी, बेस्टर साहब से पूछ लेते हैं। बेस्टर साहब बताइएगा, ये जो डॉक्टर साहब ने, सेनेटर साहब कह रहे हैं कि इनके जो जितने जीते थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उन्होंने ज्वाइन की थी, वैसे मेरी इत्तला के मुताबिक 50 ऑड ने की और 34 ने गालिबन नहीं की थी, इसलिए वो जो पीटीआई के जुमरे में नहीं आते वो आज़ाद हो गए हैं। इस फैसले पे जो है राय दे रहे हैं। बेस्टर साहब आप इस पे कुछ बताएंगे कि इसकी क्या वजह बनी कि 34 आज़ाद हैं और बाकी 50 ऑड जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं केपी असम्बली में? देखिए, कुछ हद तक मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल जो बात की है, 3 दिन के अंदर आइन और कानून तो वाज़े तौर पे है। इलेक्शन एक्ट देखें, रूल्स देखें, आइन पाकिस्तान देखें, उस पर वाज़े तौर पे लिखा है कि विद इन 3 डेज आपको 3 डेज इंक्लूडिंग द डे जिस दिन आपका नोटिफिकेशन होता है, और वो नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जब हो तो वो दिन मिला के जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ है और उसके 2 दिन, तो टोटल जो है वो 3 दिन का टाइम पीरियड होता है कि विद इन 3 डेज आपको 3 कैलेंडर डेज आपको ज्वाइन करना होता है किसी न किसी सियासी जमात को। और अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो फिर उसके बाद जाके कितनी ही जमातों को जाके आप उनके साथ बैठें, आप कहें मैं आपकी जमात से हूँ, मैं आपकी जमात से हूँ, लीगली स्पीकिंग वो फिर आप उस जमात का हिस्सा नहीं हो सकते। हाँ, आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तो उनके साथ जाके बैठ सकते हैं, लेकिन उनके कहने न कहने पे वोट डालना, उनके कहने न कहने पे अमल दरामद करना, वो आप पे कदगन नहीं होती, वो लागू नहीं होता। और इसी तरह जिस तरह आपने जिक्र किया कि 50 लोगों ने तो बयान हल्फियां जमा करा दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और वाकईतन वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ही तस्वर किए जाएंगे। रिजर्व सीट्स वाकईतन उनको नहीं मिल सकती क्योंकि ये पार्लिमानी पार्टी नहीं थी, या वो पार्टी जो ऐवान के अंदर मौजूद नहीं थी, जिसने एक सीट भी नहीं जीती। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि जिन लोगों ने 30 या 34 जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये 35 लोग जिन्होंने कोई बयान हल्फी भी जमा नहीं कराई, वो खालिस्तन आज़ाद तस्वर किए जाएंगे और वो हर तरीके से, हर लिहाज से वो आज़ाद हैं। अपने फैसले में आज़ाद हैं, अपने वोट डालने में आज़ाद हैं, अपना फैसला करने में वो आज़ाद हैं। बेशक वो जिस तरह भी वो जीते, जिस तरह भी वो जिस किसी पार्टी का सहारा लेके आए, लेकिन थे तो वो आज़ाद। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर देखा जाएगा तो उनकी हैसियत क्या है, वो आज़ाद होंगे। ठीक है सर। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब ये बताएगा कि अब ये 5 अगस्त को आप लोगों की जो एहतजाजी तहरीक अरूज पे जा रही है, या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो 90 दिन का डेडलाइन का है, आर या पार की सियासत की उन्होंने बात की है, अब उसमें क्लैरिटी कहाँ फॉल करती है? कुछ तो बयानात आए हैं सलमान रकम राजा साहब के, वो कुछ गरजे बरसे बड़े हाइपर थे आलिया हमजा पे कि उन्होंने क्यों ये ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। बार कैफ विद इन 24 आवर्स हिज टोन वाज चेंज। वेयर डू वी स्टैंड? पीटीआई कहाँ खड़ी है एज वी स्पीक टुडे ऑन 18th of July? 5 अगस्त को पीक आ रही है या 90 दिन का अल्टीमेटम है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये कमेंट कर लूँ, बैरिस्टर साहब ने बात की है, मैं इस पे कर लूँ। जो आप 32-34 की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई के सर्टिफिकेट्स जमा कराए हैं। अब ये याद रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका निशान नहीं है, लेकिन वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है जी। तो वो उनके मेंबर रहते हैं, क्योंकि उनके पास जो मेरे ख्याल में ये जो क्या होता है सेक्शन 66 है इलेक्शन एक्ट का जो है, उसके लिहाज से उनके पास उन्होंने जमा कराए हुए हैं अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके जमा हुए हैं। तो वो टेक्निकली स्पीकिंग वो भी आज़ाद नहीं है। हाँ, अब अगर फर्ज करें मैं जज मेरा है या पूरा बेंच मेरा है, अब उनकी इंटरप्रिटेशन ये हो जाती है कि नहीं, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो फिर तो आप जो मर्जी कर लेना। आप तो फिर कह सकते हैं हुमायूं तुम पाकिस्तानी नहीं हो। बस अब ये जो बैरिस्टर साहब कह दें, आज ये कह दें कि यार हुमायूं हमारे फैसले के लिहाज से तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट जाली है, मैं जाऊंगा कोर्ट में, जाऊंगा कोर्ट वाले कहेंगे यार वाकई तुम्हारा जाली है, अब मैं क्या करूंगा, मैं किसको समझाऊंगा? जब जब आपका नहीं डॉक्टर जब साहब, हम क्यों आपका कहें? नहीं, मैं आपका यही तो कर रहे हो आप लोग, आप पूरे पाकिस्तान में यही कर रहे हो। और कर क्या रहे हो आप लोग? आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखिए, ये एज अ पॉलिटिकल पार्टी मानने से इनकार कर दिया है। खुदा के लिए बैरिस्टर साहब, खुदा के लिए बैरिस्टर साहब, सर आप तो आपको खुदा के लिए चाहिए पे आ गए हैं आप लोग- बैरिस्टर साहब, वो कह रहे हैं उन पे थोड़ा सा जो है हाथ हौला रखे डॉक्टर साहब कह नहीं रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं खुदा के लिए आप लोग ये देख लो कि आप लोग इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हो। आप लोग इस मुल्क के जो जो थोड़ा बहुत भी जो सिस्टम था ना, अगर कहीं भी था थोड़ा बहुत सिस्टम, अच्छा। ये उसका ये सिस्टम था, आपने उसको बिल्कुल ही तबाह कर दिया। सिस्टम And trust किसका? me, पीटीआई का बैरिस्टर सिस्टम? साहब, सर पीटीआई का सिस्टम नहीं, आप ही देखिए का इस सिस्टम वक्त था। वो पोजीशन सारे है कि जजेस- जो वो बैरिस्टर सारे अकील साहब जजेस- हैं वो आपको सारे कचौके जजेस- लगा रहे हैं। सर एहतजाजी सियासत किस तरह करने जा रहे हैं? 5 अगस्त को होगा या मैं 90 दिन का आपको एहतजाजी अल्टीमेटम है? सियासत की, मैं आपको एहतजाजी सियासत की बात करता हूं। देखिए, जब आप ऐसा करते हैं ना, जब आप लोग जब एज अ मुल्क आप किसी जगह पे साइन करते हो, लेट्स से हम लोग यूनाइटेड नेशंस के साथ वो करते हैं, इन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल की है कि एनी सिटीजन, वो है पाकिस्तान का आइन जो कि आर्टिकल 16 या 17 19 जो फ्रीडम ऑफ वो सारी चीजें होते थे। ठीक। लेकिन बीइंग अ सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशंस चार्टर, उसमें आप देख लें उनका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, एक होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें वो कहते हैं कि एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, फ्रीडम टू पीसफुल। नंबर 2 उनका आर्टिकल 21 ये कहता है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट, दैट मींस आपको इंटरनेशनली अगर कहीं होता है, हम लोगों के कितने लोग गए हैं जो आसिया वो सिद्दीकी की उसमें आफिया सिद्दीकी के उसमें जाके वहां पे आफिया सिद्दीकी के वहां जाके एहतजाज करते थे, पीसफुल करते थे, आज भी करते हैं, कितने लोग करते हैं। तो अगर ये चीज देखें, आप लोगों ने अगर नहीं करना, आप लोगों ने फस्तायत करनी, और ये मैं नहीं कह रही हूं फस्तायत की बात, ये इंटरनेशनल लोग कह रहे हैं, इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं। आपको जब वो ऑप्रेसिव रिजीम कहते हैं तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये ह्यूमन राइट्स वाले कह रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वाले कह रहे हैं कि ना आप पॉलिटिकल लोग हो, ना आप क्या कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स के लिहाज से हो, आप ऑप्रेसिव रिजीम और अथॉरिटेरियन रिजीम। आप वैसे एहतजाज कर रहे हैं, इसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया। वो तो सर एहतजाज करने जा रहे हैं, 5 को रूट पे ले जाएंगे, 90 दिन का अल्टीमेटम है, फिर मैं बैरिस्टर साहब के पास जाऊंगा। सर एहतजाज तो डेफिनेटली होगा ना सर, एहतजाज तो होगा। और ये याद रखिए, इन लोगों की हालत इसलिए पतली है, इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करे। पहले तो ये सारे उछल के कभी इधर से कभी उधर से करके, कोई एक कहता था जो बेटे नहीं आ रहे, बेटों ने कहा हम आ रहे हैं, तो आप सबकी मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ अल्फाज, गैर पार्लिमानी ना, आप खुद पार्लियामेंटेरियन है ना सर, वो कह रहे हैं मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। देखिए, बात आपका दिल करता है कुछ कहने को, आप नहीं नहीं कह नहीं, सकते वो हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे ना कहे। बैरिस्टर अकील साहब, वो आप समझ ही गए होंगे सर जो कहना चाह रहे हैं हुमायूं साहब। इनकी हालत, मैंने सिर्फ ये कहा, जी मैं बिल्कुल समझ गया हूँ इनकी ज़ुमानी जो इन्होंने अभी कह लें अल्फाजों की अदायगी हुई नहीं थी, लेकिन उससे पहले ही मैं मतलब समझ गया हूँ। कतन ऐसी कोई बात नहीं है। अनवार साहब बिल्कुल आए, मैंने तो कहा ना कि हम वेलकम करेंगे। जिस यूएन चार्टर की आपने बात की है, या यूएन की जो हमारी कन्वेंशंस उनकी बात की हैं, या ICCPR की आप अगर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा मुल्क इजाज़त देता है कि आप उस मुल्क का वीज़ा लेके जाएं, उस मुल्क के शहरी ना हो, वहाँ पे जाके आप एहतजाज करें? आप मुझे बताएं, आप बरतानिया जाएं, आप वहाँ पे जाके एहतजाज करें कि जी केयर स्टारमर जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, उसको जी बिल्कुल 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जाके आप एहतजाज करें, आप कहें जी निकलें जी, वो इस्तीफ़ा दे। मतलब ये कोई तुक तो नहीं है, वो उठा के फेंकेंगे आपको, अगली फ्लाइट पे भेजेंगे वापस पाकिस्तान, वो कहेंगे आप किधर से आ चुके हैं भाई। ये तो इजाजत नहीं है ना, मतलब इन चीजों की। वो वालिद साहब की रिहाई की बात कर रहे हैं ना बैरिस्टर साहब, वो वालिद साहब की रिहाई की बात करते हैं। वो खान देखिए, वालिद की रिहाई की बिल्कुल बात करें, लेकिन वालिद की रिहाई की बात बिल्कुल करें, लेकिन फिर ये भी तो देखें ना कि वालिद कानूनी केसेस की वजह से अंदर है, और वो केसेस मुझे फिर कहना पड़ रहा है। देखें अगेन, विदाउट बीइंग एनी कोई पर्सनल मेरा किसी के साथ कोई ग्रज नहीं है, लेकिन हकीकत तो यही है। 190 मिलियन पाउंड किस तरह गए, क्या हुआ, क्या मामलात हुए, वो आपके सामने है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे को पता है कि जिस तरह
रीराउट किए गए पैसे, जिस तरह जो है शहजाद अकबर साहब ने वहां से तमाम तर मामला किया, अंडर द टेबल जो तमाम तर बातें हुई, बंद लिफाफों में काबीना से अप्रूवल्स लिए गए, कहा नहीं हमें करना है, और फिर करके तो फिर सुप्रीम कोर्ट के रिसीवेबल अकाउंट में ना करें ना। देखें, ये वो चीजें हैं जो आपके सामने रोजे रोशन की तरह हैं। ये डिफेंडेबल चीज ही नहीं है कि आप डिफेंड करें कि उस वक्त का वजीर आजम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को फायदा देने के लिए उसने काबीना के कंधों पे बंदूक रख के चलाई। जो लोग उस स्वयं काबीना में थे वो बिल्कुल बोले भी, और उनको अभी भी वो करना चाहिए, उनके खिलाफ तो टेस्टिफाई करना चाहिए था जो, और कईयों ने किया भी। तो ये बात ये कि इस चीज को इस तरह जो है ना, इस रंग में मत रंगे कि आप कहें कि जी किसी को भी ये राइट है, किसी को ये राइट नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी शहरी को ये राइट है, वो भी सब्जेक्ट टू रीजनेबल एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर द लॉ। तो ये नहीं है कि खुली छूट है जी, जहां मर्जी जिस चीज में मर्जी आप एहतजाज कर लें। एहतजाज के कुछ लवाजमात हैं, एहतजाज के कुछ तकाजे हैं, और कानून और आइन के जुमरे में रह के ही आप एहतजाज कर सकते हैं। टुवर्ड्स दी एंड मैं बेस्टर साहब आपसे, फिर अकील साहब आपसे लास्ट वर्ड लूंगा। सर, इसका मतलब है कि अभी जो मौसम की संगीनी है, बेस्टर और मायूं साहब, जो हालात चल रहे हैं, आप समझते हैं कि सेनेट का इलेक्शन भी होने जा रहा है, आप लोगों के मामलात वहाँ तक की हद तक तो तय हो गए, पंजाब असम्बली में भी 26 अरकान के मुअत्तली का मामला भी जो है बातचीत के जरिए हल हो गया है। आप वर्कर्स को मोबिलाइज कर पाएंगे सर इस वक्त जो हालात है, ज़मीनी हकायक है? सेनेटर मायूं साहब। सर, हमारे वर्कर्स और बाकी पार्टियों के वर्कर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके अपने सब लीडर कहते हैं कि मुझे कहा जाता था कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये बाकी पार्टीशिप नहीं है। लेकिन मुझे इतलात है वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दे दिया है ऑन रिजर्व सीट्स के ऊपर, क्योंकि ये जो वहाँ पे जो लोग थे, और ख़ास तौर पे ये अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया था कि हम लोग तो पीटीआई के टिकट पे हम लोग लड़े हैं, तो उस बेसिस के लिहाज से वो है। तो आई डोंट नो कि उसका क्या होगा। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने बाकी पार्टियों को बुला लिया है ऑन 21 मेरे ख्याल में वो हियरिंग 21 को है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये इलेक्शन का क्या होगा क्या नहीं होगा, उस लिहाज से होगा। बारिश अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, बैरिस्टर अकील साहब इंक्लूडिंग ये सारे लोग ने स्वाद के वाक़े पे, जो कि बड़ा दिल खराश वाक़या था, उसके ऊपर कहा था, लेकिन तकरीबन कोई 100 के करीब लोग पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे जाके उन बेचारों की हलाकत हो गई है उस वजह से। उस पर इन लोगों ने, और आपने भी, मैंने आपका भी कोई प्रोग्राम नहीं देखा, आपने उसके तो अगले दिन ही, उसी दिन या उसके अगले दिन बुला के मुझसे वहां से 10 सवाल सर, वो रेस्क्यू एफर्ट्स की, जो आप लोगों की रेस्क्यू एफर्ट्स नहीं सही हो पाई थी, उस पर बात की थी ना। अलाउ मी, अभी हमने देखा है एक रेस्क्यू एफर्ट देखा था ये चक्री में। अब उस चक्री में आप देखें, अब मैं शुक्र करता हूं कि वो लोग बच गए। मुझे बताए दुनिया में किस जगह पे है कि हेलीकॉप्टर नीचे आएगा और वो बंदा हेलीकॉप्टर के उन पहियों के साथ, या वो जो उनका वो जो स्टैंड होता है उनके साथ अपने आप को पकड़ के लटका ले, फिर हेलीकॉप्टर ऊपर उड़े और फिर उसको जाके दूसरी जगह पे नीचे उतार दे। इसका का कभी आपने देखा है रेस्क्यू ऑपरेशन? रेस्क्यू ऑपरेशन होता है जब एक आदमी जो कि अपने आप को, जो ट्रेन बंदा होता है, वो नीचे जाता है, वो उन लोगों को अपने साथ बांधता है और ऊपर लेकर आता है, या इस किस्म की चीज होती है, या रस्सी नीचे वो करते हैं और उसमें उस रस्सी को अपने साथ बांधा जाता है, उसके पूरा एक बेल्ट वगैरह होती है। ये नहीं होता कि भाई मैं नीचे लेकर आता हूं, तुम इसको पकड़ के इसके साथ चिमट जाओ और मैं तुम्हें उतार के कर लेता हूं। अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, अच्छा किया उनको बचा लिया, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, ये 100 बंदे जो हैं, जो उनका है, उनके बारे में किसी ने नहीं कहा कि यार पंजाब में 100 बंदों की, वो 100 बंदों के करीब 90s में कुछ है कि उन लोगों की वो अमवात हो गई हैं। देखिए, ये सारी चीजें जब आप लोग किसी के ऊपर, और ये ऐसा, ये वो बारिश भी नहीं थी जो एकदम रेला आ रहा होता है। सर, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बड़ी शदीद बारिश हुई थी, 423 मिलीमीटर चकवाल में हुई है। वो भी आप ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ पर बड़ी शदीद बारिश हुई है सर। वो भी जो स्वाद में होता, वो भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था। विद इन 40 मिनट्स के मार्जिन में वो सारा पानी आया था, विद इन 40 मिनट्स। ठीक है ना? तो इसमें कोई 2 घंटे 3 घंटे नहीं थे। जहां बारिश हुई है और जिस जगह पे हुई है वहां से 40 मिनट्स। सर, पॉइंट टेकन। ये बेस्टर साहब इसका जवाब दीजिएगा सर। वो कह रहे हैं स्वाद के वाकई पे बहुत ज्यादा आप लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, पंजाब में हलाकतों के हवाले से बात कर रहे हैं। बेस्टर अकील साहब। देखिए, पंजाब में हमारी प्रिपेयर्डनेस थी, और जो मौसम के हवाले से जो अलर्ट थे, बिल्कुल उनको देखा गया था। आज भी वज़ीर आला ने जो है PDMA का विज़िट किया है, हिदायत जारी की हैं राउंड द क्लॉक। कल पूरी रात वज़ीर आला ने जाग के गुजारी है, पूरा क्लोजली मॉनिटर किया है, पूरे पिंडी डिवीज़न में, जेलम, चकवाल,
और पिंडी के जो एरियाज थे या जो एरियाज थे उन तमाम को जो है पर्सनली खुद मॉनिटर किया है, थ्रू एंड थ्रू अथॉरिटीज़ के साथ इन टच नहीं है। इस तरह तो ऐसे तो नहीं जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस हो जाते। अब इनको पता नहीं कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी अगर याद आ रही है, जिस तरह भी हुआ कम अज़ कम इंसानी जानों का ज़िया होने से बचाया गया और इंसानी जानें बचाई गई। ठीक है, जो जानें ज़ाया हुई हैं, जो शहादतें हुई हैं, बिल्कुल उस पर कमी कोताही हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये चीज़ कि जब आपको इतने लोग हाईलाइट कर रहे हों, जब इनके पहली तो बात है इस पर सियासत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमने उस वक्त भी ये कहा था कि आप कम से कम एक जिम्मेदारी है सूबे की कि सूबा जो है कम से कम अगर वहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो बिल्कुल सूबे की जिम्मेदारी थी। आई एम श्योर कि वेदर प्रेडिक्शंस होंगी, वेदर प्रेडिक्शंस हों या ना हो, अदरवाइज भी अगर जब सोशल मीडिया पे 600 लोग वीडियोस बना के चला रहे हैं तो सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे फिल फॉर रिलीफ ऑपरेशन से रिलीफ एफर्ट्स करते। 2-2.5 घंटे से ज़्यादा वो लोग वहाँ पे फंसे रहे, वो फैमिली के 18 के 18 मेंबर्स। बरकैफ मैं यही कह सकता हूँ कि तमाम सूबों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और ये जो आफात हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से इनको बिल्कुल संजीदा लेना भी रहना चाहिए और एड्रेस भी करना चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, सेनेटर डॉक्टर हमैद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब जो पेशावर हाई कोर्ट के स्टे के हवाले से आपने बात की है, उसका मामला तो अदालती, अब देखते हैं उस हवाले से क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाया जाता है। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे। जो प्रोग्राम के एंड में बात हो रही थी, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो किन खतूत पे सोच रही है, स्पेशल हम इंटरव्यू करेंगे चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक साहब का, और उस हवाले से भी आपको बताएंगे कि किस किस्म का रिस्पॉन्स दिया जा रहा है और किस किस्म के उनको अलर्ट्स मिल रहे हैं और कैसे आगे पहुंचाए जा रहे हैं, सब कुछ एक वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए। मार्का हक जश्न आजादी मिली नगमा मुकाबला 14 अगस्त 14 लाख रुपए। अगर आपके सुरों से आती है आजादी की महक तो अपने बेहतरीन मिली नगमों की वीडियोस 5 अगस्त तक हमें भेज दीजिए। मुंतखब गाने 1 अगस्त से 14 अगस्त तक PTV पर नशर किए जाएंगे। तो आज ही वतन के नाम अपनी मोहब्बत को नगमे की शक्ल दीजिए। PTV की वेबसाइट ptv.com.pk विजिट करें, सॉन्ग कंपटीशन टैब पर क्लिक करें और फॉर्म फिल करके अपने मिली नगमे का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें, या PTV की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने के लिंक को साथ भेज दें। पहली 3 पोजीशंस के ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए, तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। वीडियोस भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो नर्व सेंटर है, और गुफ्तगू करेंगे चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक साहब से, जिनसे जो पाकिस्तान में हालिया मानसून बारिशें हैं जिनकी वजह से बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है, अब आने वाले दिनों में क्या पेशबंदी की जा रही है, और जब ये मानसून की बारिशें हो रही है जिनके स्पेल्स की आमद अभी मुतवक्की है, तो हमारा रिस्पॉन्स किस नहज का होता है, इन नुकात पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि हमें वक्त दिया है चेयरमैन साहब ने, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सजते की वक्त देने का। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, ये जो लेट जून से मिड जुलाई तक एक स्पेल आया है खूनी मानसून बारिशों का, जिसपे आप लोगों के डाटा के मुताबिक 180 के करीब अफराद जो है वो जान की बाजी हारे हैं, 500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, मकानात मुनद्दम हो गए हैं, जो बहुत बड़ी वजह बनी है हलाकतों की। 2022 में भी तबाहकुन सैलाबी सूरत बनी थी ये बारिशों के सबब। क्या इस दफा रिस्पॉन्स माजी के तजर्बे से सीखकर बेहतर हुआ, और इतनी हलाकतों की वजह क्या बने? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें मानसून 2025 पे गुफ्तगू करने से पहले थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो डिज़ास्टर्स और डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट की सूरत हाल है वो क्या है। 2022 में एक बहुत शदीद तूफ़ान और सैलाब का सामना रहा, जिसके बाद
वो एक अनप्रेसिडेंटेड फिनोमेना था। इस साल जो मानसून 2025 को हम देख रहे हैं, तो इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हम एक दरियाई बहाव, जिसमें दबाव ज़्यादा होता है, इंडस वाटर बेसिन सिस्टम, और इसके अलावा दीगर दरिया जो हमारी हमसाया मुल्क की तरफ से आता है। इसके साथ दूसरा इसका कंपोनेंट होता है कि अगर उसके साथ बारिशें भी मिल जाएं, जो ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में होने वाले मदो जज़र हो, उसके साथ पैदा होने वाली सूरत हाल का हो। पाकिस्तान की जोग्राफी सूरत हाल ऐसी है कि हम इक्वेटर के जितना नज़दीक हैं, तो जो भी इम्पैक्ट आता है वो इन ममालिक में ज़्यादा होगा। ठीक। दूसरा एक तो ये कि ग्लोबल हीट की वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से ये फ्लैश फ्लड्स का इंसिडेंट हुआ। सवात में 2 हफ्ते पहले मैंने रिपोर्ट किया था। और इसके साथ-साथ ये जो बारिशें हैं, ये बारिशें और अगर दरियाओं का बहाव इकट्ठा हो जाए, तो ज़्यादा तूफ़ानी सूरत-ए-हाल या तशवीशनाक सूरत-ए-हाल बन सकती है। चूँकि हमारे शुमाली इलाका जात में अगर ग्लेशियर्स का पिघलाव या उनकी रिट्रीट ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है वहाँ पे उन इलाकों में सैलाब, ये छोटे पैमाने पे सैलाब ज़्यादा आएँगे। कुछ अर्से तक तो ये सैलाब आएँगे, बट जब ज़्यादा ग्लेशियर पिघल जाएगा, तो बदकिस्मती से वहाँ पे कुछ मेल्ट होने के लिए नहीं रहेगा। वो एक ज़्यादा बड़ी सूरत-ए-हाल है, जिसके लिए पाकिस्तान को भी हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी या बाकी इदारों से मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इसमें किया है, जिसको हम समझते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस के भी 2025 के एजेंडा के मुताबिक है। ठीक। 2024 में जो हमने मानसून देखा, इस साल उसकी इंटेंसिटी तकरीबन 50-60% उससे ज़्यादा है। 24 से 2025 में 60 से 70% ज़्यादा है। ये ग्लोबल टेम्परेचर और उसके अंदर जो एक बैलेंस है टेम्परेचर और बारिशों का, ये ग्लोबली रिकॉर्ड होता है। पाकिस्तान उसका एक कंपोनेंट है। जी। अब सारा कुछ जो पाकिस्तान में हो रहा है, इसकी सारी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर नहीं है। ये एक वो एक डिबेट है जिसमें हम कहते हैं कि ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस की ज़िम्मेदारी किसी और पर है, बट नुकसान पाकिस्तान पर। हमारा 0.1% इखराज भी नहीं है 0.1 से भी जी 1% से कम है, बट और हम टॉप 10 में है। हम वी आर अनफॉर्चुनेटली नंबर 4। नंबर 4 वी आर नंबर 4 मोस्ट वल्नरेबल कंट्री व्हिच इज सब्जेक्ट टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। जानने मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हालिया बारिशें हुई हैं, इस नुकसान से जी, क्या बचा जा सकता है? इस दफ़ा जो मानसून था, वो हफ्ता 10 दिन पहले वो इम्पैक्ट होना शुरू हुआ। यानी जो इम्पैक्ट हम समझते थे कि अगस्त के पहले हफ्ते में आएगा, वो जुलाई के 3rd वीक में आना शुरू हो गया। एक दूसरी बात ये कि हमने इससे ये तमाम अलर्ट्स और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, इसमें कौन-कौन से इलाके इम्पैक्ट में आएँगे, कौन-कौन से लोग इससे मुतासर हो सकते हैं, जी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमने बनाकर अपने प्रोविंसेस के साथ, पीडीएमए के साथ 4-1 महीना पहले शेयर की थी। 4 मंथ्स पहले शेयर हो जी, और ये हमारा रेगुलर एक सिस्टम है, जिसमें हम हर महीना यहाँ पर अपने तमाम अपने मोअज़्ज़ज़ में अपने रिस्पॉन्डर्स को बुलाते हैं। आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, पीडीएमएज़, इवन एनजीओज़। इस साल से हमने इंडस्ट्री को बुलाना शुरू किया, प्राइवेट सेक्टर को बुलाना शुरू किया। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स जो बाहर हैं वो, और जो बाहर के मुल्कों के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में हैं, वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। जी, एवरीबडी कम्स हियर, वी डिस्कस कि ये अगर पाकिस्तान में 3 से 4 महीने के बाद आने वाली एक एनोमली है, तो इसको कैसे बताया, इसमें नुकसान कैसे कम किया जा सकता है। और इसमें जिसने रिस्पॉन्ड करना है, अब कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पहले रिस्पॉन्ड करना है, फिर उसके बाद प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट करना है, और फिर एनडीएमए ने करना है। बट अगर इंटेंसिटी एकदम से ज़्यादा हो जाए और एक से ज़्यादा सूबे मुतासर हों, तो एनडीएमए और फेडरल इदारे पहले दिन से हरकत में आते हैं। जी, इस साल जो मानसून में जो नुकसान हुआ, वो हम समझते हैं कि अभी भी हमारी जितनी भी पेशबंदी थी 3 से 4 महीने की तैयारियां, मामूल के एक्सरसाइजेज, कोऑर्डिनेशंस और टाइमली मोबिलाइजेशंस बाय पीडीए में जहाँ वो कर सकते थे, ये वो काम हुआ। और इसकी अभी भी हालात हमारे, हम समझते हैं कि बदकिस्मती से 180 के करीब जाने गई हैं और तकरीबन 500 के करीब लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। बट ये वो कोई कई बार होता है कि हम इतलात पहुँचा देते हैं, पॉलिसीज़ पहुँचा देते हैं, मैसेज पहुँच जाता है, बट उस पे अमल शायद बर वक़्त नहीं हो पाता। क्या वजह है उसका, वो मिसिंग गैप? जी, उसमें हम समझते हैं कि उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो लोकल लॉ एनफोर्समेंट भी इसमें हिस्सा कंट्रीब्यूट कर सकती है। दूसरा, इसमें ज़ाती ज़िम्मेदारी यानी पर्सनल ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। सवात के इंसिडेंट में हम समझते हैं इसमें तीनों चीज़ें, शायद इंडिविजुअल गफलत भी हो सकती है, लॉ एनफोर्समेंट की शायद वहाँ पर पेशबंदी जो कि पहले बताई गई थी, उसके एनफोर्समेंट में भी हो सकता है थोड़ी-सी कमी हो। कुछ जो अभी मोबाइल एप्लीकेशन पे बेशुमार तमाम मालूमात मौजूद हैं। अगर आपने सफ़र करना है लाहौर या कराची से मरी बरी या गलियात की तरफ, तो आपको पहले से पता होगा कि जिस वक्त में आप ये अपना सफ़र प्लान कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हालात क्या होंगे। डाटा आपको बता देगा कि वहाँ पर आपकी गुंजाइश कितने मेहमानों या सयाहों की है, तो उससे ज़्यादा लोग अगर जाएंगे तो हालात इंतज़ामिया के भी कंट्रोल से बाहर हो और ये मुझे बताएगा कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इस पे मुख्तलिफ पहलू हैं, ज़ाती ज़िम्मेदारी भी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम
पूरी दुनिया में अब है कि उसकी जिद्दत भी आ गई है। आपने मोबाइल का कहा, मोबाइल बहुत से यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत से सार्फिन मोबाइल नहीं यूज़ करते, तो अनाउंसमेंट्स जी, वो हमारी हर वक़्त अनाउंसमेंट्स हो जाती जी, हैं। इसके अलावा सर ये जो रेस्क्यू करने वाले होते हैं, वो उनको भी तमाम ये चीज़ें आप लोग देखते हैं कि जैसे ये स्वाद की आपने बात की, 21 दिन बाद उस बच्चे की जो है वो डेड बॉडी कल मिली है। जी, उनके पास वो होते हैं रिसोर्सेज़ कि वो लोगों को बचा सकते अभी देखें पाकिस्तान की जो जिस तरह की उमूमी सूरत हाल है, हम हर जगह पर स्टेट ऑफ द आर्ट हाई एंड इक्विपमेंट नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन इस वक्त टेक्नोलॉजी में ये कैपेबिलिटी है कि अभी इस वक्त 100 किलो को कैरी करने वाले ड्रोन्स आ चुके हैं। अच्छा, वजन को कैन हमने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखाए और अभी प्रोविंसेस इसको खुद भी एक्वायर कर रहे हैं। जी। तो अगर ऐसे के भी हालात में हों और अगर किसी किसी जगह पे पहले से पता हो कि यहाँ पर एक अर्ली वार्निंग आ चुकी है, डिजास्टर अलर्ट आ चुका है, तो वहाँ पर इंतजामिया ये पेशबंदी करके वहाँ ये चीज़ें पहुँचा सकती है। ठीक है। और अगर वो वक्त नज़दीक आ गया है तो 5-6 दिन पहले उसके अंदर स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं कि लोग पानी के करीब ना जाएँ, खतरनाक जगहों पर ना जाएँ। और अगर इस टाइम फ्रेम में अगर लैंडस्लाइडिंग का खतरा है तो फिर उन जगहों को अवॉइड किया जाए। और एनक्रोचमेंट्स ये जो आबी गुज़रगाहों के रास्ते जी, खैर बन रहे जो हैं, इस दफ़ा हमने पंजाब में और बाकी मुल्कों में प्रोविंस में भी जहाँ-जहाँ हमने अर्बन इनंडेशंस देखी हैं, शहरी इलाकों में जहाँ-जहाँ पानी खड़ा हुआ है, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो हमारे वो नशेबी इलाके परमानेंट में हैं और अनफॉर्चुनेटली उसके साथ मैनेज करने की एक और टेक्नीक मौजूद है। जहाँ हमारे पानी की रास्ता था यानी गुज़रगाहें, जी। उन पे या तो कचरा है या उसमें सफाई नहीं की गई या उसके अंदर थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ताकि पानी को अपना रास्ता मिले। जी। पानी को तो अगर रास्ता आप नहीं देंगे तो वो फैलेगा, दोनों तरफ से फैलेगा। ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि ज़रा हमारे व्यूअर्स को दिखाइएगा कि जो आपने बताया कि नर्व सेंटर से, तो इसमें आप लोगों को किस किस्म का डाटा रियल टाइम मिल रहा होता है और अब वो किस तरह कन्वे कर रहे हो? चेयरमैन साहब अगर हम थोड़ा-सा फिर व्यूअर्स को भी दिखाएँ, ज़रा आप बताते जाएँगे, हम आपको फ़ॉलो करते जाएँगे। मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि ये जो हमारे 2 साइट्स हैं, अ, ये वो तमाम पोर्टल्स हैं जो कि ग्लोबल सैटेलाइट्स की इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करते हैं, पाकिस्तान के डेटाबेस को इकट्ठा करते हैं, इसमें टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स हम इस्तेमाल करते हैं और फिर हम एक सिमुलेशन एक्सरसाइज के एक सिनेरियो डेवलप करते हैं कि अगर आने वाले दिनों में ये हालात हों, ग्लोबल हालात, टेम्परेचर के, प्रेसिपिटेशन के, बारिशों के और पाकिस्तान के जो रीजन के हालात इस तरह हों, तो पाकिस्तान के आने वाले दिनों में क्या किस किस्म की एनॉमली हो सकती है, चाहे वो फ्लड है। ये अब आपके पास जी, जी, मैं आपको बताता आ हूँ। रहा है। ये मॉनसून ट्रैजेक्टरी है, व्यूअर्स को अगर हम दिखा सकें जो आप बता रहे हैं। ये आप पीछे देखिएगा, ये वो तमाम ये वो जो रेड ब्लैंकेट हैं, Yes. जो पिछले साल मानसून इस तारीख पे इस जगह पर था। अब ये जो आप ब्लू देख रहे हैं, ये थोड़ा-सा पहले आना शुरू हो गया, यानी हफ्ता 10 दिन पहले है। ठीक है। अगले प्रॉब्ली 2026 में शायद इस 2 हफ्ता और जल्दी आ जाएगा। तो ये जो इसकी वेरिएशन हो रही है, इसमें ना सिर्फ इसकी इंटेंसिटी या ड्यूरेशन बढ़ रहे हैं, बल्कि इसके साथ-साथ इसकी इम्पैक्ट एरियाज़ में भी इज़ाफ़ा हो रहा है। इम्पैक्टिव से। अब आपने देखोगे इसका जो मुझे लाइन्स का जो आप देख रहे हैं, ये लाइन्स शुमाली पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और इसके अलावा फिर ये वाला हमारा जो सिंध का इलाका है, ये टिपिकल एरिया के बे ऑफ बंगाल से ये ऐसे डेवलप होता है और फिर इसी तरह के अरेबियन सी से भी एक और पैटर्न करता है। ये हमारे ग्लोबल सैटेलाइट्स हैं जो बाकी हमें मॉनिटर करते हैं, इसमें नासा के सैटेलाइट्स भी हैं, यूरोपियन यूनियन इदारों के भी हैं और इनमें बहुत सारे ऐसे हैं सॉफ्टवेयर के जो अगर हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो उसके बैकअप पे 25-30 सैटेलाइट्स का डाटा उसके साथ ग्रुप होके आ जाता है। ठीक है। सो दैट्स हाउ वी आर। ये बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो कि दुनिया में इस वक्त हालात क्या हो रहे हैं, क्योंकि इनमें तफसील में अगर तो एक-एक पोर्टल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जी। ये आपके दाएं तरफ ये पोर्टल आप देख सेस्मिक एंड सुनामी वॉच। जी, दिस इज data of all earthquakes which have happened on the earth on the globe from 1901 till 2025। ये गुज़श्ता 126 साल का डेटा है, जिसमें वो बताता है कि इनमें किस इंटेंसिटी का और किस स्केल का डिज़ास्टर या अर्थक्वेक कहाँ पर कहाँ आया था। ठीक। जब आप इसके कंसंट्रेशन को या उसको क्लस्टर को देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में भी इसमें यही इलाके वो हैं जो दे विल बी प्रोन टू दोज टाइप ऑफ डिज़ास्टर्स। सो यहाँ पर अगर आपने टूरिज्म करनी है, बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए यू कैन हैव गाइडेंस फ्रॉम दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारा एक है, दिस इज नेशनल कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर, ये पाकिस्तान ऑफ टुडे है। ओके। इसमें जिसको मैं पीछे जिक्र कर रहा था, इसके पीछे बहुत सारे नेशनल डेटाबेसेस हैं और ये बताता है कि इस वक्त पाकिस्तान के आने वाले दिनों में इमीडिएट कंसर्न्स क्या हैं। ये 3 से लेकर 45 दिन का बता सकता है। अभी इसमें आपने जी, स्टाफ बताएंगे तमाम जी। वर्क स्टेशंस पे और कर रहे हैं आप। ये जितना ये सर आपको पाकिस्तान की वो काबिलियत है, ये पाकिस्तान के यंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं। ये एक्सपर्ट्स हैं क्लाइमेटोलॉजी के, जियोलॉजी के, साइज्मोलॉजी के, कंप्यूटर साइंसेस के, जीआईएस के, इवन सम ऑफ देम आर एक्सपर्ट्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये वो ग्लोबल इंफॉर्मेशन को स्टिच कर लेते हैं नेशनल डेटाबेस के साथ और फिर ये डेवलप करते हैं।
ये वो 45 डेज की प्रोजेक्शन है जिसमें आप देखें ये वाला कलर शोइंग मोर इंटेंसिटी। तो द इंटेंसिटी ऑफ रेन्स आर गोइंग टू बी लोकलाइज्ड फोकस टुवर्ड्स फैसलाबाद, इस्लामाबाद एंड दीज एरियाज एंड लोअर पार्ट ऑफ सेंट्रल। ये जो आप राइट है पे देख रहे हैं दिस इज ग्लोबल कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर। ये इस साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरी दुनिया में क्या होगा वो हालात बताता है। ये आपको बताता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे अतराफ में जो भी रीजनल ममालिक हैं उनमें आने वाले दिनों में ये हालात क्या हो सकते हैं, बारिशों के, सैलाब के, ड्राउट के, हीट वेव के, ये जिनको हम टेक्निकली मॉनिटर किए जा सकते हैं। सिवाय अर्थ को एक क्योंकि उसका टाइम तो नहीं पता होता लेकिन उसकी आपको जो जगहों को पता है। ओके जी ये सर वाटर फ्लो है हमारे साथ दलबेला डैम। अभी ये वाला जो साइड है दिस इज द नेशनल डेटाबेस। इसमें हमारे इस वक्त वाटर सोर्सेज की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान के डैम्स की क्या सूरत हाल है, वो इस वक्त इनके किस लेवल तक भर चुके हैं। जी जैसे हमने कल ब्रीफिंग में बताया था कि देखिए पाकिस्तान के 80% के करीब हैं और ये वो 3 डैम्स हैं जिनको हम मॉनिटर कर रहे हैं हमारे ईस्ट से। इनमें आप देखिएगा कि इनमें इंटेंसिटी अराउंड 48-35%। ठीक है, तो वो जब जैसे ही इनकी इंटेंसिटी लेवल्स बढ़ेंगे, ऑल्दो ये डाटा हमसे शेयर नहीं होता बट वी हैव अदर मीन्स टू इंटरपोलेट द डाटा फ्रॉम देयर। फिर ये हमारे आप जितने तमाम दरिया हैं उनके वो बना लिए हमने। ये अगर नॉर्मल फ्लो है, और अगर मीडियम सैलाब आएगा तो ये लाल वाले एरिया में लोग इम्पैक्ट होंगे, और हाई में येलो में होंगे, और देन फर्दर सो ऑन। इसी तरह ये हमारे लैंड स्लाइड्स का पोर्टल है जिसमें हमारे काराकोरम हाईवे और बाकी जो नॉर्दर्न एरिया में जो हमारी सड़कों में जो जहाँ स्लाइड्स आई हैं ग्लेशियर बस्टिंग की भी बात आ रही है नॉर्दर्न एरियाज में। वो हमारा ये ग्लॉफ है जी। उसमें दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ऑन ऑल द डिजास्टर्स रिलेटेड टू द माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। इसमें ना सिर्फ ये कि ग्लेशियर मेल्ट कैलकुलेट कर रहा है बल्कि इसमें 3000 के हमारे पास छोटे बड़े ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान के नॉर्थ में। जी 26 साइट्स वो हैं जिनमें आने वाले सालों में या आने वाले महीनों में ये खुदा न खासा इन झीलों के फटने का खदशा है जिसको ग्लॉफ कहते हैं। 26 साइट्स हैं। छः आउट ऑफ 30 6 मोर क्रिटिकल है। बट इसमें एक शिशपर ग्लेशियर है जिसमें पिछले 2 सालों में 2 दफा ये स्लिपेजेस रिकॉर्ड पाई। ये मेरा इस्लामाबाद में चेयरमैन साहब झालाबारी हुई थी, बड़े बड़े ओले आए थे। Yeah. भी कोई क्लाइमेट चेंज Again, this was one of the I would say very non-frequent incident. बट उसमें यह था कि वो टिपिकल कंडीशन होती है कि जब आप वो तो हवा का दबाव गर्म और ठंडा एक खास लेवल पर जाता है तो वो अगर जल्दी कंडेंस हो जाए वो सॉलिड बन जाए तो फिर वो फौरन गिर जाएगा। ये हमारा रिस्पॉन्स साइड है। ये सारा रिस्पॉन्स है। ये जो टीम जितने भी प्रोजेक्शन बनाती है वो उसमें बताती है कि आने वाले 4 से 6 महीनों में पाकिस्तान में क्या होगा, ठीक है, और ओवरऑल 8 से 10 महीनों में क्या होगा। फिर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन ये भी प्रोविंसेस की फीडबैक आ रही है लाइव ओके कि वहाँ उसको क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, जिसमें इस वक्त करंटली ज़्यादातर चूंकि मानसून का सीजन है तो मोस्टली दे आर रिलेटेड टू डी वाटरिंग ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ये हमारे वो इदारे हैं जिसमें जब वो इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसको पॉलिसी लेवल पर देखता है कि इसमें मुख्तलिफ इलाकों में क्या अगर 3 महीने वापस टाइम है तो हम कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। ये एक स्पेशल पोर्टल्स बनाए गए हैं जिसमें जेंडर और कम्युनिटी में जिसमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े, बीमार, उनकी ज़रूरियात क्या दे कैन ऑल्सो बी कैलकुलेट। ये हमारे ये ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक्स विंग है। ओके जी, जिसने इसमें अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये लाल रंग का कोई ये जो शो किया हुआ डिजास्टर तो वो इससे कंप्यूटर खुद कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने लोग मौजूद हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारी ज़रूरियात क्या है। तो जो पाकिस्तान के अपने वेयर हाउस में ज़रूरियात है वो हमारे ये पोर्टल कैलकुलेट करके बताता है, और ये बाकी इसके अलावा NDMA के और PDMA के वेयर हाउस के अलावा जो इमदाद का सामान बाकी मुल्क में पड़ा हुआ है तो वो यहाँ पर जीता है। इसी तरह ये हमारे बाकी इमदाद के काम जो हैं वो ऑपरेशन लॉजिस्टिक में हमारे पोर्टल्स भी कर रहे हैं। ये मानसून का डाटा अपडेट हो रहा है डेली, और इसके साथ जब आप आगे जाते हैं तो ये मिलिट्री रिस्पॉन्डर्स और बाकी इनके सरकारी PDMs के अलावा जी नाउ वी कम टू दी ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर्स। जी ये वो हैं जो हमारे NGOs हैं जिसमें सर्च एंड रेस्क्यू की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये NGOs यूनाइटेड नेशंस के लोग और बाकी जो इदारे हैं जिनके पास कैपेसिटी है टू हेल्प। तो जो काम अगर ज़रूरत ज़्यादा है और काबिल या हमारे PDMs की कैपेसिटी कम है फिर हम वी कम बैक टू दी NGOs। जी पाकिस्तान के जितने NGOs का डाटा है वो सारे इसके अंदर मौजूद है एंड वी नो एग्जैक्टली कि किसने क्या। ये हमने एक नेशनल थिंक टैंक बनाया विच इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट करता है विद सिमिलर काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, तो वो लोग जो डिजास्टर पर रिसर्च कर रहे हैं उनको स्पेसिफिक एरियाज बता दिए गए हैं कि आप अगर पहाड़ी इलाकों की यूनिवर्सिटी है तो आप दुनिया की पहाड़ी इलाकों वाले ही यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करें। जी फिर हम बहुत सारी मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें फॉरेन मिलिट्री कंपोनेंट भी आता है, उनके डिफेंस एडवाइजर्स आते हैं, कुछ हम ऑनलाइन को लगते हैं। एंड दिस इज द मोबाइल ऐप दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये मोबाइल ऐप है मोबाइल ऐप पाक NDMA डिजास्टर अलर्ट। जी तो ये एंड्रॉयड पे भी और आईफोन पे डाउनलोड हो जाती है। जी और ये नीचे कॉन्सेप्ट है मोबाइल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का। जैसे ये हमारा बड़ा इदारा है,
इसको अगर आप पोर्टेबल या मोबाइल कर लीजिए तो दिस कैन बी टेकन ऑन बाय अ फ्लैट बेड ट्रक। या इसको ये वो जो मोबाइल एप्लीकेशन में आप देखें तो ये इट गिव्स यू द डेली अलर्ट्स। ओके, किसमें हुआ क्या। अब हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें तो अलर्ट्स आपको जी जी, सब उसमें आ जाए। दूसरा ये भी, दिस इज पार्ट ऑफ द मीडिया पार्ट ऑफ इट। हम समझते हैं कि इसमें हर मीडिया डिजास्टर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने के लिए भी एक खास तरह का मीडिया चाहिए। उनको वो टर्मिनोलॉजीज पता होने चाहिए। एग्जैक्टली। उनको वो स्केयर नहीं करना, लोगों को उम्मीद और होप के साथ उसको मैसेज को पहुंचाना है। सो नाउ वी आर इंटरेक्टिंग विद टू फोरम, एक इंटरनेशनल और लोकल मीडिया पे वी आर, जैसे आपके तवज्जुह से आवर टीम्स आर गोइंग फ्रीक्वेंटली ऑन टेलीविजन टू इन्फॉर्म पीपल कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो बजाय इसके कोई पैनिक खुदा न खासा क्रिएट हो, तो अगर आपके पास 3 से 4 महीना है तो यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ वर्क। जी। इंटरनेशनल मीडिया के साथ वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो कि ग्लोबल इन डिजास्टर नेशनल मीडिया को इकट्ठा करके एक ग्रुप। सर थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक साहब से। हमने खसूसी गुफ्तगू की और सारे सूरत का अहाता किया। आपने नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर लाया कि किस तरह राउंड द क्लॉक काम हो रहा है, जो अलर्ट्स आ रहे हैं और जो हमारे रेस्क्यू के हवाले से ऑपरेशंस हो रहे हैं। अब हमने इन नए हकायक के साथ अपनी ज़िंदगियों को ढालना है। यहाँ पर मानसून जो है वो गैर रवायती अंदाज में ज़्यादा शिद्दत और हिद्दत से आएगी, जिससे मकानात भी मुनहदम हो सकते हैं। आबिर गुजरगाहों में जो लोग बसते हैं उनको चाहिए कि लो लाइंग एरिया से आप पर भी जिम्मेदारी याद होती है कि आप उन जगहों पर ना रहें, क्योंकि इससे फिर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। और सयाह बिल्कुल आप घूमने जाएं, मैं खुद भी जाता हूं, लेकिन जो एनडीएमए का अलर्ट है वो भी अगर आप लोग देख लें तो उससे बहुत सी जानों को बचाया जा सकता है। हमने खुद भी जिम्मेदारी दिखानी है और साथ में जो हुकूमती इदारे हैं वो मजबूत अंदाज में अगर मनसूबाबंदी करेंगे तो पाकिस्तान, जैसे आज की नशिस्त में हमें पता चला कि चौथे नंबर पे है जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रहा है। कैसे हम अपने आप के बचाव के तरीका इख्तियार कर सकते हैं। आपको ये हमारा स्पेशल सेगमेंट कैसा लगा, इस पर फीडबैक दीजिएगा। हम इस हवाले से आपको गहे बगहे आगाह करते रहेंगे। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।